नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दिल्ली 12th टू 15th सेंचुरी। देखिए, कुछ बुक्स में इस चैप्टर का जो टाइटल है वो दिल्ली सुल्तान्स भी दिया गया है। देखिए, इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने एंड किया था रजिया के साथ, किस तरीके से रजिया के बारे में मिनाज सिराज कहता है कि रजिया का जो क्वीन बनना है ये सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं खिलजीज के बारे में और तुगलक के बारे में, इन्होंने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया दिल्ली के रीजन को। ठीक है, द कंसोलिडेशन ऑफ द किंगडम ऑफ द वास्ट एज दिल्ली सुल्तान डिड रिलायबल गवर्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, अगर दिल्ली जितने बड़े इलाके को आपको रूल करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसके लिए बहुत सारे गवर्नर्स की जरूरत होगी, बहुत सारे ऑफिसर्स की जरूरत होगी, राइट। रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेटिक एंड लैंडेड chieftains as a governors, the early sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called बदागान। देखिए, आमतौर पर क्या होता था, जो स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, ठीक है, सुल्तान पीरियड के जो अर्ली फेजेस में जो स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स ये क्या क्या करते थे, आमतौर पर अपने सगे संबंधी जो होते थे इनको आमतौर पर ये लोग जो है गवर्नर्स नहीं बनाया करते थे। इनके इसके इसके रिप्लेसमेंट में ये जो लोग स्लेव्स लेकर आते थे ना, इन स्लेव्स को ये आमतौर पर क्या बनाया करते थे, अपना जो गवर्नर्स हैं, अपने जो ऑफिसर्स हैं, इनके तौर पर इन अपने स्लेव्स को अपॉइंट किया करते थे। ठीक है, और ये स्लेव जो होता था मिलिट्री सर्विस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, और इन स्लेव्स को पर्शियन में क्या कहा जाता था, बंधगन कहा जाता था। ठीक है, दे वर केयरफुली trained to man some of the most important political office in the kingdom। देखिए, इनको बहुत ज्यादा ट्रेंड किया जाता था। ठीक है, since they were totally dependent upon their master, the sultan could trust and rely upon them। देखिए, ये सुल्तान होता था, इनकी स्टार्टिंग में सुल्तान जो होता था इनकी बहुत ज्यादा केयर किया करता था। सुल्तान जो है इनको बहुत सारे जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड किया करता था ताकि इनका डेवलपमेंट हो सके, और बाद के दौर में सुल्तान के लिए जो है बहुत ज्यादा लॉयल हो जाते थे। ठीक है, तो सुल्तान इन पर क्या किया करता था, बहुत ज्यादा भरोसा किया करता था, और ये जो है जो स्लेव्स होते थे सुल्तान का जो ट्रस्ट है इसको गेन कर लेते थे, और कभी ये जो सुल्तान का ट्रस्ट है इसको कभी तोड़ते नहीं थे। ठीक है, सुल्तान रेदर देन स्लेव्स रेदर देन सन्स। देखिए, कई बार क्या होता था, जो सुल्तान होते थे ये अपने सन को अपॉइंट नहीं करके अपने स्लेव्स को जो है अपॉइंट किया करते थे, अपने सन से ज्यादा अपने स्लेव के ऊपर भरोसा किया करते थे। ठीक है, नाउ द सुल्तान्स वर एडवाइज। देखिए, सुल्तान को क्या एडवाइस किया जाता था, अ स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। देखिए, आमतौर पर क्या किया जाता है, जिस स्लेव को आपने पाला है, पोसा है, आपने प्रमोट किया है, जिसको जिसके लिए आपने बहुत सारे रिसोर्सेज को खर्च किया है, ऐसा माना जाता था कि ऐसा स्लेव, एक अच्छा स्लेव जो है वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अच्छा स्लेव मिल जाता है जब आप उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हो तो ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि वाइज मैन हैव सेड दैट अ वर्थी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन सन। तो उस दौर में एक कहावत मशहूर थी, बूढ़े लोगों के द्वारा, वाइज जो लोग होते थे उनके द्वारा ये जो कहावत थी बहुत ज्यादा मशहूर थी कि अपने सन से ज्यादा बेटर है एक स्लेव के ऊपर भरोसा करना। ठीक है, अ वाइज मैन हैव सेड दैट वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। देखो, वर्दी और एक्सपीरियंस जो स्लेव होता है वो बेटर होता है आपके अपने बच्चे से। ठीक है, now, the Khiljis and Tughlaqs continue use Badagan and also raise people of the humble birth। देखिए, जो ये खिलजीज और तुगलक से ना, इन्होंने स्लेव्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, इसके अलावा जो हम्बल लोग थे इनको भी काफी ज्यादा क्या किया, इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, हम्बल मैन मतलब जो लोअर स्टेटा से आते थे आमतौर पर, उन लोगों को भी इन्होंने क्या किया, प्रमोट किया, और ऑफिसेस के अंदर बहुत सारी पोस्ट को इन्होंने दिया। ठीक है, हु वर ऑफ्टन देयर क्लाइंट्स। ठीक है, क्लाइंट्स का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए, समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के अंदर, किसी सुल्तान के अंदर, सपोज एक व्यक्ति है वो सुल्तान के अंदर प्रोटेक्शन में है। ठीक है, तो उसको क्या बताया गया है, अ क्लाइंट बताया गया है। ठीक है, अ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन। ठीक है, नाउ टू द हाई पॉलिटिकल पोजीशन। ठीक है, नाउ दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड द गवर्नर्स। देखिए, आमतौर पर जो स्लेव्स होते थे और जो इनके क्लाइंट्स होते थे इनको क्या बनाते थे, जनरल्स बनाते थे और गवर्नर्स बनाया करते थे। क्यों क्यों इनके ऊपर रिलाई ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। जो स्लेव्स होते थे राजा के लिए बहुत ज्यादा लॉयल होते थे, इनके जो क्लाइंट्स होते थे राजा के लिए होते थे बहुत ज्यादा लॉयल होते थे, तो आमतौर पर जो राजा होता था इनके ऊपर क्या करता था, रिलाई करता था। ठीक है, हाउएवर दिस इज आल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन देखिए, जो स्लेव्स होते थे और स्लेव के अलावा जो क्लाइंट होते थे राजा के, ठीक है, राजा के जो क्लाइंट है कई बार, और जो हम्बल लोग होते थे वो उतना अच्छे से पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिसकी वजह से कई बार क्या होता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी जो खामियां हैं वो भी उत्पन्न होने लगती थी। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और वो कौन से किंग्स हैं
जिन्होंने बहुत ज्यादा वाहियात लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो लोग लेकर आए, ठीक है। नाउ स्लेव्स एंड क्लाइंट वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रोन्स बट नॉट टू देयर, देखिए नॉट टू देयर हेयर्स। देखिए आमतौर पर क्या होता है, जो स्लेव्स और क्लाइंट्स होते थे ना, ये अपने मास्टर के लिए तो बहुत ज्यादा लॉयल होते थे, ठीक है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के दो स्लेव्स है, ठीक है, एक स्लेव है और एक उसका क्लाइंट है। तो ये जो दोनों हैं, स्लेव और क्लाइंट, ये अपने मास्टर के लिए बहुत ज्यादा क्या होंगे, बहुत ज्यादा लॉयल होंगे। लेकिन आमतौर पर जो उसका मास्टर है, मास्टर का जो बेटा है, मास्टर का या जो सन है या मास्टर की जो डॉटर है, उसके लिए इतने ज्यादा वो नहीं होते थे, क्या लॉयल नहीं होते थे, ठीक है। उनके प्रति इनकी लॉयल्टी उतनी ज्यादा नहीं होती थी, ठीक है। सुल्तान है देयर ओन सर्वेंट्स, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द एसेशन of the new monarch often saw conflict between old and the new nobility। देखिए कई बार क्या होता था, जैसे जो पुराना सुल्तान है, सपोज एक बाप है, बाप के पास अपने स्लेव्स थे, तो उसने अपने स्लेव्स को क्या किया हुआ था, बहुत सारे जो स्टेट्स थे उनका गवर्नर्स बनाया हुआ था, बहुत सारे प्रोविंसेस का उन्हें गवर्नर बनाया हुआ था। उसके पास अब उसके 10 स्लेव्स थे, उसने उसके पास 10 ही स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स के अंदर उसने 10 स्लेव्स को अपना गवर्नर बनाया हुआ। अब सपोज कीजिए राजा का जो है वो बेटा आता है, तो राजा का जो बेटा आता है, राजा के बेटे को ये पता है कि जो स्लेव्स हैं ये मेरे प्रति लॉयल नहीं है, तो राजा क्या करता है कई बार कि जो जो राजा का जो बेटा होता था, वो कई बार क्या करता था कि राजा का बेटा अपने नए स्लेव्स को इंट्रोड्यूस करता था और उनको नए गवर्नर्स और नए ऑफिस के अंदर स्टैब्लिश करता था। तो कई बार क्या होता था, इसकी वजह से जो ओल्ड नोबिलिटी होती थी और जो न्यू नोबिलिटी होती थी, इनके अंदर क्या हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशंस है वो राइज होने लगते थे, ठीक है। नाउ द पेट्रोनेज ऑफ द The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of the Persian Tawarikh criticized as the Delhi Sultans for appointing law and baseborn of the हाई ऑफिस। देखिए आमतौर पर क्या होता है, जो क्रॉनिकल्स होते थे ये कई बार डिस्करेज किया करते थे राजा की पॉलिसीज को। ऑब्वियस सी बात है, देखिए हाई क्लास कभी नहीं चाहेगी कि लो क्लास के जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आए, ऑफिस को जो है होल्ड करें। तो कई बार जो बड़े नोवेल्स होते थे, जो बड़े तवारीख लिखने वाले, जो पर्शियन तवारीख जो लिखा करते थे पर्शियन में, वो लोग क्या क्या करते थे, राजा की इन पॉलिसीज को कई बार क्या किया करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे। उनका क्रिटिसाइज करना बनता भी है, क्योंकि उनकी जो जगह है वो रिप्लेस, उनकी जगह जो है वो छीनी जा रही है। तो इसकी वजह से वो क्या किया करते थे, कई बार राजा की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया करते थे अपने क्रॉनिकल्स में, ठीक है। नाउ ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान महमूद तुगलक, ठीक है, महमूद जो तुगलक है, ठीक है, मोहम्मद जो तुगलक है, उसने किन किन को अपने, किन किन लोगों को उसने ऑफिस के अंदर इनवाइट किया और किन लोगों को उसने ऑफिस दिया, उसकी यहाँ पर लिस्ट बताई गई है। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज कुमार, ठीक है, अजीज कुमार एंड अजीज कुमार क्या था, अविन डिस्टिलर था, मतलब एक वाइन वाइन से रिलेटेड कुछ काम करता था वो, ठीक है। इसके अलावा फिरोज, फिरोज का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ, फिरोज आजम। अब बारबर, ये बारबर था, ठीक है। इसने किस किस लोगों को यहाँ पर काम दिया, वाइन डिस्टिलर को काम दिया, बारबर को ये ऑफिस के अंदर लेकर आया, ठीक है। मन का तबाक, ठीक है, ये कुक था, ठीक है। इसके अलावा 2 गार्डनर्स लधा एंड पीरा टू द हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इन सारे लोगों को, एक कुक को, दो गार्डनर्स को, ठीक है, एक बार्बर को, एक वाइन डिस्टिलर को, ये क्या लेकर आया, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर इसने इनको सेटल किया, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी, देखिए अब जियाउद्दीन जो बर्नी है मिड 14th सेंचुरी का एक क्रॉनिकल है, तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट एज अ साइन ऑफ द सुल्तान लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड इट्स इनकैपेबिलिटी टू। देखिए वो जो जियाउद्दीन बर्नी है, वो मोहम्मद तुगलक के बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि राजा ये जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक है उसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी के बताने की कोशिश कर रहा है कि इसी वजह से जो सुल्तान की जो पॉलिटिकल पावर है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है आपको। और ये दिखाता है कि राजा जो है वो इनकैपेबल है रूल करने के लिए, राजा को कहीं ना कहीं वो नकार रहा है, राजा की जो नीतियां हैं उनको फेल बता रहा है जियाउद्दीन बर्नी। जिस तरीके से उसने आम लोगों को, ठीक है, आम आम पेशे में काम करने वाले लोगों को जिस तरीके से वो ऑफिस के अंदर लेकर आया, इसको जियाउद्दीन बर्नी क्या बता रहा है, एक फेलियर बता रहा है, ठीक है। लाइक देखें नाउ, अब क्या है, लाइक द अर्लियर सुल्तान द खिलजीज एंड द तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज देयर गवर्नर्स ऑफ द टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। देखिए कई बार क्या होता था, जो खिलजीज और तुगलक के अंदर कई बार क्या होता है, प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस के अंदर आमतौर पर इन प्रोविंसेस का एक हेड होता था। उस प्रोविंसेस हेड उस वो जो प्रोविंस हेड होता था उसको आमतौर पर गवर्नर बोला जाता है। जो गवर्नर होता है ये मिलिट्री कमांडर भी होता है, ठीक है। नाउ आमतौर पर जो प्रोविंसेस का जो इलाका होता है वेरी करता था साइज में, कोई स्टेट जो होता था वो बड़ा होता था, कोई स्टेट जो होता था वो छोटा होता था, ठीक है। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता। देखिए जो प्रोविंसेस हैं, इन प्रोविंसेस को यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई, इन प्रोविंसेस को इक्ता बताया गया है, ठीक है। नाउ एंड द होल्डर आर कॉल्ड इक्तेदार। देखिए
जो इस लैंड को होल्ड करने वाला जो व्यक्ति होगा ना, इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, इक्तेदार कहा जाएगा, या क्या कहा जाएगा, मुफ्ती कहा जाएगा। ठीक है, मुफ्ती या इक्तेदार इस व्यक्ति को कहा जाएगा। ठीक है, द ड्यूटीज ऑफ मुफ्तीज वर टू लेड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इक्ता। देखिए जो ये मुक्ति होता है, ठीक है, मुक्ति या इक्तेदार होते थे, इनका काम क्या होता था, ये इनको इक्ता मिला है, इस इक्ता के अंदर इनको क्या करना होता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता था। इसके अलावा इनका काम क्या होता था कि लेड करे मिलिट्री कैंपेन्स को। ठीक है, जब भी राजा बोले कि आपको मिलिट्री लेकर कहीं जाना है और आपको वहां पर युद्ध करना है, तो इनका काम है कि मिलिट्री को वहां लेकर जाए और वहां जाकर युद्ध करें। तो इन इक्तेदार का ये काम होता था। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू फॉर द असाइनमेंट एज सैलरी। कई बार क्या होता है, जो मुक्तीज को जो इलाका दिया गया है, ठीक है, मुक्तीज को जो इलाका दिया है, इस इलाके से राजा इनको कहता था कि आप क्या करें, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करें और उससे आप अपनी सैलरी को निकालें। ठीक है, आप जो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, फार्मर्स यहाँ पर फार्मर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनसे आप क्या लीजिए, रेवेन्यू, उनसे आप टैक्स लीजिए ऐसा। ठीक है, और उस टैक्स को बाद में आप रेवेन्यू के तौर पर कलेक्ट कीजिए और बाद में आप उसे क्या कीजिए, अपने अपने आप को अपने आप को और अपने सैनिकों को उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए एज सैलरीज। ठीक है, नाउ दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू। वो जो रेवेन्यू उनको कलेक्ट होता है, उस रेवेन्यू से वो क्या किया करते हैं, अपने सोल्जर्स को सैलरीज भी दिया करते हैं उससे। ठीक है, ओवर कंट्रोल मुक्तीज was most effective in their office was not inhabitable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted। आमतौर पर क्या किया जाता था, राजा बहुत चालाक होता था, जो सुल्तान होता था उसके अंदर दिमाग तो होता ही था कई बार कि देखिए, अगर राजा के अंदर दिमाग नहीं होता तो वो राजा आमतौर पर नहीं बन पाता था। ठीक है, तो ये राजा क्या करता, कई बार क्या, सपोज कीजिए एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, इस स्टेट के अंदर क्या है, सपोज कीजिए इतने प्रोविंस, सपोज कीजिए कि 9 प्रोविंस है इस स्टेट के अंदर। ठीक है, इस स्टेट के अंदर 9 प्रोविंस है, यहाँ पर राजा रहता है, अब रह गए कितने, 8 प्रोविंस। इन 8 प्रोविंसेस के अंदर राजा क्या किया करता था कई बार कि 8 गवर्नर्स को इसने अपॉइंट किया। ठीक है, 8 इक्तदार को इसने अपॉइंट किया। तो ये इक्तदार को बार बार जो है राजा शॉर्ट पीरियड के अंदर रोटेट करता रहता, ताकि जो ये इक्तेदार है, ये जो है पावर को कंसोलिडेट न कर सके एक ही रीजन के अंदर। कई बार क्या होता था, ये जो इक्तेदार होते थे एक ही इलाके के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और जब ये एक बार पावरफुल हो गए तो ये अपनी मिलिट्री को ओन करना यहाँ पर शुरू करते थे, अपनी मिलिट्री को बिल्ड करना शुरू करते थे, और ये राजा के लिए ही, राजा के अगेंस्ट ही बगावत कर दिया करते थे। इसलिए राजा क्या किया करता था आमतौर पर कि जो इक्तेदार है, इन इक्तेदारों को बार बार क्या करता रहता था, शिफ्ट करता रहता था, कभी इस वाले इलाके में इसको इक्तेदार बना दिया, कभी इस वाले इलाके में इसको इक्तेदार बना दिया। ठीक है, इनको शिफ्ट करता रहता था एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, दिस हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वर rigorously imposed during the regime of the Alauddin Khilji and मोहम्मद तुगलक। देखिए, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया। किन पॉलिसीज को, कि जो ये इक्तेदार है इनको बार बार क्या किया जाए, शिफ्ट किया जाए एक जगह से दूसरी जगह, ताकि प्रॉपर्ली स्टैब्लिश ना हो सके एक ही जगह पर, और बाद के दौर में अगर ये स्टैब्लिश हो गए एक ही दौर में एक ही जगह पर, तो ये राजा को क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे राजा के लिए। इसलिए इनको बार बार क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, अकाउंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। देखिए, ये जो मुक्तीज होते थे, ठीक है, इक्तदार होते थे, इनके ऊपर एक बैलेंस, इनकी पावर को बैलेंस करने के लिए, इनके काम को चेक करने के लिए एक अकाउंटेंट भी स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, इस अकाउंटेंट का काम होता था कि रेवेन्यू को चेक करे, रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता था कि आमतौर पर यही होता था कि सपोज कीजिए इस इलाके का कोई मुफ्ती है, ठीक है, इस इलाके का कोई इक्तदार है, इस इक्तदार को यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करना और उस रिवेन्यू से अपना खर्चा भी निकालना है और अपने सोल्जर्स को भी पे करना है, और अपने सोल्जर्स को भी पे करना है, और अपने आपके लिए भी इसको सैलरी रखनी है। तो कई बार इसके अलावा इसको कुछ जो पैसा होता था वो राजा को भी देना होता था। ठीक है, कई बार ये क्या करते थे कि राजा को बताते थे कि इस बार पैसा कम हुआ है, इस बार रेवेन्यू कम कलेक्ट हुआ है, इसलिए हम आपको कम पैसा भेज रहे हैं। तो इसको चेक और बैलेंस करने के लिए राजा के द्वारा एक अकाउंटेंट भी अपॉइंट किया जाता था, ताकि जो अकाउंट्स है इनके अंदर कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए क्या किया जाता, अकाउंटेंट्स को भी अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, नाउ care was taken that the mukti collected only taxes prescribed by the state and that kept the required number of the soldiers। देखिए, इसके अलावा जो मुक्तीज होते थे, जो गवर्नर्स होते थे, इनके ऊपर एक और चेक और बैलेंस भी किया जाता था। इनके ऊपर क्या किया जाता था कि देखिए, ये इनको चेक किया जाता था कि ये वही टैक्सेस लें जो राजा के द्वारा, बेसिकली जो स्टेट है उसके द्वारा बताए गए, उसके द्वारा इशू किए गए जो टैक्सेस हैं, उन्हीं को जो मुक्तीज हैं ये क्या करें, कलेक्ट करें। इसके अलावा जो टैक्स और जो टैक्सेस हैं वो इनको जो है कलेक्ट ना करें। ठीक है, इसको भी देखा जाता था। इसके अलावा क्या किया जाता था, इनको जो मुक्तीज होते थे, इनकी जो सोल्जर्स होते थे, इनके पास जो सोल्जर्स होते हैं, उनको भी बार बार क्या किया जाता था, चेक किया जाता था कि उनके जो सोल्जर्स की जो संख्या है, उनके सोल्जर्स की जो संख्या है वो कहीं बढ़ती हुई नजर ना है। इनको एक मिनिमम नंबर, आपको एक नंबर मेंटेन करना होता था, उसी नंबर के इर्द गिर्द आपको अपने सोल्जर्स को रखना होता था, उससे ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते। अगर आप सैनिक, सपोज कीजिए किसी मुक्ति ने
अपने सोल्जर्स को बढ़ा दिया तो बाद में क्या हो सकता था, ये दिक्कत क्रिएट कर सकता था, ये राजा को ही चैलेंज कर सकता था, इसलिए इसका सोल्जर्स को भी चेक और बैलेंस किया जाता था। ठीक है, एज दिल्ली सुल्तान्स बॉट द hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains and samantas, aristocrats and the rich landlords to accept their authorities। देखिए, जो दिल्ली के इर्द गिर्द का इलाका था ना, सपोज कीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली के इर्द गिर्द का इलाका है, इसको हिंटरलैंड बताया गया है, तो इस इलाके को भी दिल्ली सुल्तान ने अपने अंडर ले लिया और यहाँ पे रहने वाले जो सामंतास थे और जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, बेसिकली यहाँ पे रहने वाले जो अमीर लैंडलॉर्ड्स थे, ये क्या क्या करते थे, आमतौर पर पहले क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट किया करते थे लोगों से। लेकिन अब इन्हें कहा गया कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, आप भी हमें क्या करेंगे, टैक्स को पे करेंगे, और आप क्या है, अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, आपकी जो लैंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, आपकी पावर जो है वो रिवेन्यू कलेक्शन की नहीं है, आपको रिवेन्यू देना है। कहीं ना कहीं इनकी पावर को क्या किया गया, राजा के द्वारा कम किया गया। ठीक है, अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट बॉट असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू अंडर देयर ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में क्या किया गया, टैक्स कलेक्शन का जो काम पुराने जमाने से सामंतास करते आ रहे थे, लैंडलॉर्ड्स करते आ रहे थे, इस काम को स्टेट ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, द राइट ऑफ द लोकल chieftains टू लेवी टैक्स वर कैंसल्ड एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्स। देखिए, जो लोकल चीफ थे, इनके पास पहले क्या होती थी, एक पावर होती थी कि ये टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब इनकी पावर को घटा दिया गया, इनकी पावर इनसे छीन ली गई और इनसे बोला गया कि अब आपको भी जो आपके पास जो लैंड है उसके ऊपर आप जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके ऊपर आपको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। ठीक है, द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन measured the land and kept careful accounts। ठीक है, some of the old chieftains and landlords served the sultan as a revenue collectors and assessors। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, जो पुराने लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, इनसे बहुत केयरफुली क्या किया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था और उसके अकाउंट्स को जो है बहुत केयरफुली मेंटेन किया जाता था। ठीक है ना, इसके अलावा जो पुराने लैंडलॉर्ड्स है, जो रुतबेदार लैंडलॉर्ड्स है, ठीक है, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स है, जिनकी बहुत ज्यादा पावर थी, इनको इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऑफिसेज जो है तो दे दिए गए, ताकि ये लोग जो है हंगामा ना करे, बाद के दौर में जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट ना करे। ठीक है, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, 3 टाइप के टैक्सेस जो है वो राजा के द्वारा बेसिकली सल्तनत पीरियड में लगाए गए। ठीक है, नाउ पहला था खराज। खराज क्या था, देखिए, ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज। ठीक है, इट एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। देखिए, जो किसान उगाता था, सपोज कीजिए किसान ने ये उगाया है, ठीक है, किसान का ये फील्ड है और किसान के जो फील्ड पे जो भी उसने उगाया है उसका 50% जो है आपको ऐसा टैक्स देना होगा। ठीक है, और इसे क्या बताया गया, खराज यहाँ पर बताया गया। ठीक है, इसके अलावा कैटल्स के ऊपर टैक्स देना होता था और हाउस के ऊपर आपको टैक्स देना होता था। ठीक है, 3 टाइप के टैक्स यहाँ पर बताए गए। ठीक है, नाउ the important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultanate। देखिए, हमें इस बात को याद रखना होगा कि दिल्ली सल्तनत के दौर में, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में जो लार्ज पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, वो हमेशा से सल्तनत के अंदर नहीं रहा। ठीक है, सुल्तान के अंदर नहीं रहा। ठीक है, बहुत सारा जो पार्ट था वो हमेशा सुल्तान के कंट्रोल के बाहर रहा। ठीक है, इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टिंक्ट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर अनेक्सिंग द साउदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट। कई बार क्या होता था कि आमतौर पर जब सुल्तान जो होते थे वो दूर के इलाके को कंट्रोल कर लेते थे ना, तो दूर को इलाके को कंट्रोल करने के बाद दूर के इलाके में वो गए, सपोज कीजिए हिंदुस्तान का मैप, हिंदुस्तान का मैप है, यहाँ पर आपको कहीं दिल्ली देखने को मिलता है और ये है बंगाल। ठीक है, और ये है साउथ इंडिया आपका। ठीक है, इस साउथ इंडिया के रीजन में एक बार क्या करते हैं राजा की तरह, जो सुल्तान होते वो क्या करते थे कि यहाँ तक आते थे, यहाँ आकर इनको युद्ध हराते थे, युद्ध हराने के बाद इनको बोलते थे कि अब आप हमारे लिए काम करेंगे। तो जैसे ही सुल्तान यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पहुंचता था, राजा यहाँ पहुंचता ही था कि ये अपने आप को दोबारा से इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। ठीक है, तो राजा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता था इन इलाकों को कंट्रोल करना। ठीक है, नाउ इवन इन द गंगेटिक प्लेन there was forested areas that Sultanate forces could not penetrate। ठीक है, local chieftains established their rule in these regions। Sometimes Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq forced their control to these areas but only for the short duration। देखिए, आमतौर पर क्या होता था, जो गंगा का रीजन था, गंगेटिक बेसिन का जो इलाका है, देखिए ये वाला जो इलाका है गंगेटिक बेसिन का जो वाला इलाका है, इस रीजन में देखिए थिक फॉरेस्ट हुआ करते थे। ठीक है, थिक फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या होता था, थिक फॉरेस्ट होता था, लोग क्या रहते थे, अंदर अंदर इन इलाकों में रहते थे, तो राजा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इन लोगों को कंट्रोल करना। तो कई बार ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं और मोहम्मद तुगलक हैं, इन्होंने ट्राई किया किसी तरीके से कंट्रोल कर सके और ये कामयाब भी होते हैं, लेकिन इनकी कामयाबी जो है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं रहती है। आमतौर पर बहुत छोटे समय के अंदर ये जो इंडिपेंडेंट फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, ये अपने आप को दोबारा से इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब इब्न बतूता क्या कह रहा है, ठीक है, चिफ्टियन एंड देयर फोर्टिफिकेशन। देखिए, अब इब्न बतूता यहाँ पर क्या कह रहा है, इब्न बतूता आखिर है कौन, पहले ये समझते हैं। ठीक है, इब्न बतूता 14th सेंचुरी का एक ट्रैवलर है जो कहां से आया था, मोरक्को अफ्रीका से आया था। ठीक है, नाउ अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा है, फोर्टिफाइड देमसेल्फ इन द माउंटेन्स इन द रॉकी अनइवन एंड द रेड प्लेसेस as well as
बैम्बू ग्रोव्स, ठीक है। आमतौर पर क्या होते थे, चीफ होते थे, चीफ का जो घर होता था आमतौर पर कहाँ पर होता था, माउंटेन्स में, ऊपर माउंटेन्स पे अपने घर बनाया करते थे, ठीक है। अनइवन एंड रग्ड प्लेसेस के ऊपर ही अपने घर बनाते थे, एज वेल एज इन द बैम्बू ग्रोव्स, ठीक है। इन इंडिया, अभी इंडिया के बैम्बू की खासियत बता रहा है, ठीक है, कुछ देर के लिए इंडिया के बैम्बू की खासियत बता रहा है, ठीक है। इन इंडिया द बैम्बू इज नॉट हॉलो, ठीक है, इट इज बिग। इंडिया का जो बैम्बू है वो हॉलो नहीं है और बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो intervened that even fire cannot affect them, ठीक है। फायर जो है इंडियन बैम्बू को क्या नहीं करता है, इंपैक्ट नहीं करता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड दे आर नॉट होल वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। द chieftains live in these forests which serve them as a rampart, ठीक है, inside which their cattle and their crops, ठीक है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जिस इलाके में रहते हैं ना, सपोज कीजिए इलाका है, ये काफी ऊपर ऊपर है ये इलाका, ठीक है। इस ऊपर इलाके में जहां पर इसका फोर्ट है, इसका जो किला है, इसी के अंदर क्या है, इसकी खेती होती है, इसी के अंदर इसमें इसकी कैटल्स हैं, इसी के अंदर पानी है, तो इसकी जो सारी नीड्स हैं वो यहीं अंदर से क्या होती हैं, पूरी होती हैं, ठीक है। देयर इज आल्सो वाटर देन विद इन एंड देन द रेन वाटर व्हिच कलेक्ट्स देयर, हेंस दे कैन नॉट बी subdued except by the powerful armies, ठीक है, who entering these forests to cut down the bamboos विजिट स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट। देखिए आमतौर पर जिसको भी यहाँ तक आना होता था, पहले उसको वो बैम्बूस को काटने होता था, बहुत सारी तकलीफ होती थी जो भी यहाँ तक आता था, तो बहुत ज्यादा मुश्किल था इनको हराना, इनके अंदर यहाँ तक पहुंचना, ठीक है। तब मंगोल्स अंडर द गेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसऑक्शियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान, ठीक है। देखिए जो मंगोल रूलर था गेंगिस खान, जिसे चंगेज खान भी हम लोग कहते हैं, इसने इन्वेड किया ट्रांसऑक्शियाना। ट्रांसऑक्सियाना का रीजन कहां पे बताया गया, नॉर्थ ईस्ट ईरान, ठीक है। कब ये करता है, 1219 के अंदर, ठीक है। एंड द दिल्ली सल्तनत फेज ऑनस्लॉट सून आफ्टर, उसके बाद ये दिल्ली के अंदर आता है और बहुत ज्यादा बड़ा कत्लेआम ये हिंदुस्तान में मचाता है उस दौर में, ठीक है। मंगोल अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का दौर आया ना, अलाउद्दीन खिलजी के दौर में जो मंगोलों के अटैक थे ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे हिंदुस्तान के ऊपर, ठीक है। एंड इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रूल, ठीक है, जो अर्ली जब मोहम्मद तुगलक की रिजीम थी, मोहम्मद तुगलक का जो रोल था, जब रूल था, उसके अर्ली फेज में जब मोहम्मद तुगलक राजा बना ही था, सुल्तान बना ही था, उस दौर में भी बहुत ज्यादा अटैक थे मंगोल्स के, ठीक है। दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज a large standing army in Delhi which posed a huge administrative challenge। देखिए इसीलिए इसी वजह से जो दोनों रूलर्स है ना, इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी जो है वो अपनी बना के रखी, और ठीक है, और ये जो आर्मी इन्होंने बना के रखी, स्टैंडिंग आर्मी को उन्होंने क्रिएट किया, इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा बड़ा एक चैलेंज था, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो बुक है, ये जो पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ जो पार्ट्स हैं वो नहीं दिए गए हैं, तो मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा लेट अस सी हाउ टू सुल्तान डील्ड विद, देखिए किस तरीके से दोनों सुल्तान थे, इन्होंने मंगोल अटैक के खिलाफ, मंगोल अटैक और इसके अलावा किस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसके बारे में यहाँ पर पुरानी जो बुक है उसके अंदर बताया गया, ठीक है। देखिए मैं पहला पॉइंट बताऊंगा आपको अलाउद्दीन खिलजी का, उसके बाद एक पॉइंट बताऊंगा मोहम्मद तुगलक का, दोबारा से अलाउद्दीन खिलजी का और मोहम्मद तुगलक करके ऐसे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है, इसके दौरान अटैक होता है हिंदुस्तान पे दो बार, ठीक है, एक 1299 और 1300 के बीच में, और दूसरा जो अटैक होता है वो 1302 और 1303 के बीच में, ठीक है। एज डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, देखिए दो बार जो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक होता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में 1299 1300 के आसपास और 1302 से 1303 के आसपास दो बार मंगोल अटैक होता है, जिसकी वजह से ये अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी थी ना, ये काफी ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है, ठीक है, और इसने एक बहुत बड़ी आर्मी को रेस किया इस दौर में, ठीक है। देखिए अब मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में, देखिए अर्ली मोहम्मद तुगलक का जो अर्ली टाइम पीरियड है, इस दौर में मैंने आपको बताया कि अटैक होते हैं मंगोल के, ठीक है। द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली इयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रिजीम, द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, लेकिन मंगोल आर्मी को डिफीट कर दिया जाता है मोहम्मद तुगलक के द्वारा, ठीक है, द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, ठीक है। मुगल मोहम्मद तुगलक was confined about his the strength of his army, his resources। देखिए इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी जो चीज क्या है मोहम्मद तुगलक के रिजीम के अंदर, देखिए मोहम्मद तुगलक के जो फैसले हैं उसके लिए इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं इसके लिए इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन इसकी जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स द मंगोल बहुत ज्यादा क्या थी, बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी। कहीं ना कहीं अब आपको क्या देखने को मिलता है कि इसने सबसे पहले तो मंगोल्स को हराया और उसके बाद इसने इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी को क्रिएट किया कि अब इसका प्लान था किसी तरीके से ट्रांसऑक्सियाना के रीजन में जो मंगोल्स हैं इनको क्या कर सके, इनके साथ युद्ध करे और इनको हराया और उस ट्रांसऑक्सियाना के रीजन को कब्जा के अपनी सल्तनत के अंदर लेकर आ सके। तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी जो आर्मी पॉलिसी है आगे टुवर्ड्स द मंगोल ये डिफेंसिव है, और मोहम्मद जो तुगलक है इसकी जो पॉलिसी है, आर्मी पॉलिसी है अगेंस्ट टुवर्ड्स द मंगोल्स, ये क्या है, बहुत ज्यादा
अग्रेसिव है, ठीक है ना। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने बहुत सारे जो है क्या बनाए, इसने न्यू गैरिसन टाउन्स बनवाए। और एक न्यू गैरिसन टाउन का नाम यहाँ पर क्या बताया गया है, सिरी बताया गया है। मैंने आपको पहले बताया था सिरी, यहाँ पर इसके क्या रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी का सोल्जर्स रहते थे। अभी जो मोहम्मद तुगलक था ना, इसका जो तुगलकी फैसला था वो यहाँ पर आ जाता है। मोहम्मद तुगलक ने क्या करा, जो पुरानी जो दिल्ली का पुराना रीजन था, दिल्ली के नजदीक वाला जो पुराना रीजन था दिल्ली कुना, इस रीजन को गैरिसन बनाया और यहाँ पर रहने वाले लोगों को, ठीक है, गैरिसन बनाया और वहां पर क्या किया, अपने सैनिकों को ठहरा दिया। और जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, इनको इसने कहा भेज दिया, दौलताबाद भेज दिया, नई कैपिटल में। और जो कहा दौलताबाद कहाँ थी, महाराष्ट्र के अंदर साउथ में, ठीक है, इसने वहां भेज दिया इन लोगों को। और दिल्ली या कुन्ना जो रीजन था जहां पर दिल्ली के जो आम लोग रहते थे, दिल्ली के बाहर वाला, वहां पर इसने अपनी आर्मी को खड़ा किया, ठीक है। नाउ देखिए, द सोल्जर्स हैड टू फाइट, दिस वाज अलोन थ्रू द प्रोड्यूस वाज कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स। देखिए, राजा के द्वारा, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा टैक्स की जो पॉलिसी थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। टैक्स की पॉलिसी जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। जो गंगा यमुना का जो रीजन था, गंगा यमुना वाला जो फर्टाइल रीजन था, यहाँ से बेसिकली लोग टैक्स कलेक्ट किया करते थे। और उसके बाद यहाँ पर टैक्स कितना लग रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के दौर में 50% लगा करता था, ठीक है। नाउ मोहम्मद तुगलक के दौर में भी उसी इलाके से टैक्स लिया जाता था, गंगा यमुना वाले इलाके से ही टैक्स लिया जाता था। लेकिन इसके अलावा, बट टू मीट द एक्सपेंसेस, देखिए इसके अलावा जो एक्सपेंसेस थे उनको मीट करने के लिए कई इसने जो है बहुत सारे और टैक्सेस को भी इंट्रोड्यूस किया। देखिए, जब इसने बहुत ज्यादा टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया ना मोहम्मद तुगलक ने, तो क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक के ज्यादा टैक्सेस को इंक्लूड करने की वजह से फेमाइन जैसे सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगा, मतलब जो इकोनॉमी थी कहीं ना कहीं वो डूबती भी आपको नजर आती है, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में जो सोल्जर्स की सैलरी थी ना, वो पेड होती थी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, अपने सोल्जर्स को पेड सैलरी दिया करता था, कैश में जो है सैलरी को दिया करता। और कैश में सैलरी देने के अलावा इसने मार्केट को जो है कंट्रोल किया। देखिए, उस दौर में एक सुल्तान है जिसको कई बार हिंदू मूवीज में, हिंदी मूवीज में क्या दिखाया जाता है, पागल तरीके का बादशाह दिखाया जाता है। लेकिन इसके इसकी नीतियां देखिए आप, इसने क्या किया, मार्केट को कंट्रोल किया, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट के अंदर कंट्रोल किया इन्फ्लेशन को, ताकि जो इसको सोल्जर्स हैं ये इजिली रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जो मोहम्मद तुगलक है, इसने भी अपने सोल्जर्स को पेड, मतलब सैलरी जो है वो कैश में दे, ठीक है ना। इसने क्या किया, लेकिन इसने क्या किया, इसका जो सबसे बड़ा डिजास्टर मूव था वो ये था, इसने उस दौर में, ठीक है, उस दौर में इसने टोकन करेंसी को इश्यू कर दिया। इसने टोकन करेंसी को इश्यू किया, तो टोकन करेंसी इश्यू करने की वजह से बहुत सारी जो बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या होगा, राइज होगी इसके दौर में, ठीक है। टोकन करेंसी इशू करता है तो बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसका जो खजाना है उसको बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या कहा जाता है कि इसकी जो नीतियां है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई आपको नजर आती है। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां है ना, वो क्वाइट सक्सेसफुल है, ठीक है। क्रॉनिकल जो क्रॉनिकलर है उस दौर के, वो इसकी नीतियों को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो मोहम्मद तुगलक की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको फेलियर होते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी कई बार जो उस टाइम के क्रॉनिकलर है वो इसको क्रिटिसाइज करते हुए आपको नजर आते हैं, ठीक है ना। तो सुल्तान इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी, ठीक है ना। अब टेबल 1 को दोबारा से देखिए, यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स द सैयद एंड द लोधी डायनेस्टी रूल्ड। देखिए, तुगलक के बाद कौन रूल करते हैं, सैयद करते हैं, और लोधी डायनेस्टी जो है वो रूल करते हैं हिंदुस्तान में फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। दिल्ली से लेकर आगरा तक ये लोग रूल करते हैं 1526 तक, ठीक है। नाउ बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात एंड द एंटायर साउथ इंडिया इंडिपेंडेंट who who established flourishing state and prosper capitals। इस देखिए 1526 आते आते क्या होने लगता है कि दिल्ली के इर्द गिर्द वाले इलाकों में बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो स्टेट हैं इनका उदय होता हुआ आपको नजर आता है। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में आपको ये जो चीज है वो बहुत बार होती हुई आपको नजर आएगी। देखिए, सबसे पहले आता है मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा अंपायर के तौर पर, जो मौर्यन अंपायर है वो बहुत बड़ा अंपायर के तौर पर उभर कर आता है। जैसे मौर्यन अंपायर का डिसइंटीग्रेशन होता है, वैसे बहुत सारी जो छोटी छोटे रूलर्स हैं, बहुत सारी छोटी जो किंगडम्स हैं वो उभर कर आते हैं। फिर गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड था। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में आपको फिर देखने को मिलता है कि बहुत बड़ा स्टेट बनता है। दोबारा स्टेट बनने के बाद बहुत छोटे, जैसे स्टेट का डिसइंटीग्रेशन होता है, बहुत छोटे छोटे सो के हैं आपको अंपायर, बहुत छोटे छोटे किंगडम्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको दोबारा क्या देखने को मिलता है, सल्तनत पीरियड के अंदर कोशिश की जाती है किसी तरीके से इंडिया के इस रीजन को यूनाइट किया जा सके। जैसे सल्तनत पीरियड कमजोर होता है, बहुत सारी जो छोटे छोटे रूलर्स हैं वो उदय होते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे सल्तनत पीरियड का एंड होता है 1526 में, बाबर आता है, मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। तो आप देखते हैं कि मुगल पीरियड जैसे स्टैब्लिश होता है, बड़े बड़े जो है क्या बनने लगते हैं, बड़े बहुत बड़ा इंडिया एक अंपायर के तौर पर उभर के आता है मुगल के दौर में, ठीक है ना। इसके बाद दोबारा क्या होता है,
दोबारा से मुगल के बाद जैसे मुगल डिसइंटीग्रेशन होता है, दोबारा से आपको देखने को मिलता है छोटी छोटी जो डायनेस्टीज हैं वो आपको देखने को मिलती हैं कि उनका उदय होता हुआ आपको नजर आता है। जैसे ये खत्म होता है, दोबारा से एक ब्रिटिश एम्पायर आपको खड़ा होता हुआ नजर आता है, जो बहुत ज्यादा माइटी था, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। तो इस दौर में भी ऐसी होता है जैसे 1526 के इर्द गिर्द, ठीक है, 16वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसी 16वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, 16वीं शताब्दी का अर्ली फेज में आपको क्या देखने को, 16वीं सेंचुरी के अर्ली फेज में आपको देखने को मिलता है कि दिल्ली और आगरा पर सल्तनत का कंट्रोल है। इसके अलावा लेकिन जो दूसरे रीजन है, हिंदुस्तान का जो नॉर्थ वाला रीजन है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट रूलर्स वो अपने किंगडम को स्टैब्लिश कर लेते हैं और उनकी जो कैपिटल्स हैं बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पर ट्रेड इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। नाउ दिस वाज also the period which saw the emergence of new ruling groups like Afghans and the Rajputs। देखिए इस दौर में दो नई रूलिंग डायनेस्टीज का भी राइज होता है, दो जो फेमस रूलिंग डायनेस्टीज हैं, जो फेमस रूलर्स हैं जिनका राइज होता है इस दौर में, वो है अफगान्स एंड द राजपूत्स, ठीक है ना। नाउ हम राजपूत के बारे में आगे पढ़ेंगे और अफगान्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सम ऑफ द स्टेट्स established in this period were the small but powerful and extremely well administrated। देखिए इस दौर में छोटे स्टेट का उदय तो होता है, लेकिन छोटे स्टेट थे बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे थे और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज्यादा वेल मैनेज था, ठीक है। नाउ अब एक बार बात बताई गई है शेरशाह सूर की, ठीक है, शेरशाह सूरी हम लोग इसको बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1540 से लेकर 1545, ठीक है। स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी ऑफ हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। ये शेरशाह सूरी है ना, इसका स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। शेरशाह सूरी जो है वो अपने अंकल के अंदर एक मैनेजर था। इसका अंकल जो है वो छोटा सा लैंडलॉर्ड था और इसका लैंडलॉर्ड के अंदर वो एक मैनेजर था, ठीक है। तो वो मैनेजर से लेकर वो राजा बनता है और उसके बाद वो बाद के दौर में किसे हराता है, हुमायूं को वो हराता है, ठीक है, हुमायूं को वो हराता है, ठीक है। नाउ देखिए हुमायूं को जब वो हराता है, ठीक है, मुगल एम्पायर हुमायूं 1530 से लेकर 1540 और दोबारा से 1555 से लेकर 1556, ठीक है, वो हुमायूं को हराता है, हुमायूं दोबारा से, लेकिन हुमायूं 1530 में हारता, 1530 के अंदर हारता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये क्या कर लेता है 1556 के अंदर, दोबारा से 1555 के अंदर दोबारा से क्या बन जाता है, राजा बन जाता है, ठीक है। नाउ देखिए शेरशाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल हिज ओन डायनेस्टीज। देखिए शेरशाह सूरी क्या कर लेता है, अपनी डायनेस्टी को क्या कर लेता है, एस्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है। नाउ शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। शाह क्या करता है, कैप्चर कर लेता है दिल्ली को, ठीक है। जब ये हुमायूं को हराता है तो ये अपनी डायनेस्टी वहां पर एस्टैब्लिश कर लेता है, सूट जिसको सूट डायनेस्टी हम से कहते हैं, ठीक है ना। सू डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करता है और सू डायनेस्टी 15 साल तक राज करती है दिल्ली के ऊपर, ठीक है। कब से कब तक, 1540 से लेकर 1555 तक के लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। देखिए ये जो सू डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, अलाउद्दीन सू डायनेस्टी के जो रूलर है शेरशाह सूरी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के जो मेथड्स है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेथड है अलाउद्दीन खिलजी को, इनको कॉपी करता है और इनको और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है अपने तरीके से, ठीक है, अपने तरीके से इनको और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है और उसके बाद ही अपने अपने रूल को एक्सपेंड करता है और ज्यादा, ठीक है। और इसके दौर में जो दिल्ली था उसमें जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस थी, ठीक है। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर 1556 to 1605 when he consolidated the मुगल एम्पायर। देखिए बाद के दौर में शेरशाह सूरी की जो नीतियां थी ना, इनको बाद में शेरशाह सूरी की जो पॉलिसीज थी, इनको मुगल एम्पायर, जो फेमस मुगल एम्पायर है अकबर, ठीक है, जो मुगल एम्पायर अकबर है, ये क्या करेगा, इसकी नीतियों को फॉलो करेगा और बाद में कंसोलिडेट करेगा पूरे मुगल एम्पायर, ठीक है। कहीं ना कहीं जो शेरशाह सूरी की जो नीतियां थी वो सही रही थी, इसी वजह से अकबर इसकी जो पॉलिसीज है इनको फॉलो करता है और शेरशाह सूरी ने जो अपनी पॉलिसीज है वो किससे कॉपी की थी, अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको चैप्टर पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।